Okay, so good morning all. We'll start now. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट चार्ट्स हमें कॉलम के लिए चूज करना है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो बेसिक क्राइटेरिया जैसे हम लास्ट टाइम में देखा था कि SP16 में चार्ट नंबर देखना है हमें, और कंप्रेशन विद बेंडिंग, रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन 4 साइड्स, FY देखना है और D' बाय D रेशियो। तो ये इतने पैरामीटर्स देखने के बाद में हम डायरेक्टली फिर चार्ट्स पे जा सकते हैं। तो लेट अस गो टू दी वन प्रॉब्लम. So a problem is design the longitudinal reinforcement in a rectangular reinforced concrete column of size 300 mm by 600 mm subjected to factor load of 1400 kilonewton and factor moment of 280 kilonewton meter with respect to the major axis, and use M20 concrete and Fe415 steel. So यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है वो हमें देखना है, कैलकुलेशंस हमें उसका कैलकुलेशंस करना है। उसके बाद में यहाँ पे साइज दिया है 300 mm बाय 600 mm। सो अगर हम इसका साइज देखते हैं, सो साइज इज समथिंग यहाँ पे 300 ये साइड पे और 600 mm यहाँ पे। सो इस तरह से इसका अगर हम देखते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमें देखना है, उसके बाद में 300 mm और 600 mm इसका साइज है कंक्रीट कॉलम का। अब यहाँ पे फैक्टर लोड जो दिया है, फैक्टर लोड 1400 किलोन्यूटन यहाँ पे बोला हुआ है, फैक्टर लोड 1400 किलोन्यूटन, और फैक्टर मोमेंट भी बोला हुआ है 280 किलोन्यूटन मीटर विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर एक्सिस। सो इतना जो है गिवन डेटा है। उसके बाद में ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दिया हुआ है M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया है Fe415। सो अभी अगर हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हमें पता है कि कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से चार्ट है, तो चार्ट में हमें पता है कि FY अगर 415 है, ओके, जो कि हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है, और उसके बाद में जैसे D' अगर रेशियो है तो उसके ऊपर से हम चार्ट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन चार्ट के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो वो दो पैरामीटर्स मतलब कौन कौन से है, तो वो है सबसे पहले FPU डिवाइड बाय FC के BD, ठीक है। ये जैसे PU डिवाइडेड बाय FC के BD और MU डिवाइडेड बाय FC के BD स्क्वायर। तो ये जो दो पैरामीटर्स है, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर, जिसमें PU तो ऑलरेडी हमारे पास में है, FC के भी है, BD भी है, उसके बाद में MU और FC के B और D, ये सारी चीजें। तो उसकी वजह से हम ये रेशियो सबसे पहले में कैलकुलेट करेंगे, ये रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद में हम देखते हैं कि P बाय FC के ये जो कर्व है उसका इंटरसेक्शन हम देखेंगे। तो ये जो दो पैरामीटर है PU डिवाइड बाय FC के BD और MU डिवाइड बाय FC के BD स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमारे पास में है कि विड्थ है 300 mm, मतलब B इज इक्वल टू 300 mm हमने यहाँ पे देखा हुआ है। उसके बाद में कैपिटल D इज 600 mm, ठीक है। ध्यान में रखना है जो भी सबसे कम डायमेंशन है, तो वो सबसे कम वाला डायमेंशन हम एज अ B मतलब विड्थ के लिए लेंगे, और जो सबसे बड़ा डायमेंशन है, ठीक है, उसके लिए हम कैपिटल D कंसिडर करते हैं। FC के 20 है। अब यहाँ पे M20 कॉन्क्रीट, ध्यान में रखिए कि M20 कॉन्क्रीट अगर यहाँ पे दिया है, मतलब इसका मतलब है कि FC के मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ये कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं मेगा पास्कल MPa।
उसी तरह से Fy इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे Fe415 स्टील है, तो स्टील का ग्रेड कितना है, तो 415, तो इसको डिनोट किया जाता है Fy से। Fy से डिनोट करते हैं तो 415 MPa फिर से मेगा पास्कल या 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट दिया है हमारे प्रॉब्लम में, तो वो है फैक्टर लोड। तो फैक्टर लोड जो है वो है 1400 किलो न्यूटन, जो कि डिनोट किया जाता है PU। ओके, PU, तो 1400 किलो न्यूटन। और उसी तरह से फैक्टर्ड मोमेंट भी दिया है, वो है 280 किलो न्यूटन मीटर। तो 280 किलो न्यूटन मीटर ये है फैक्टर्ड मोमेंट। तो MUX इज इक्वल टू 280 किलो न्यूटन मीटर। So with respect to the major axis है, तो major axis with respect to the major axis होने की वजह से हमने MUX बोला हुआ है। अगर ये with respect to the minor axis होता तो हम बोलते इसको MUY। तो ऐसे इस तरह से अभी तो ये पर्टिकुलरली PU और ये MUX या फिर एक ही मोमेंट है। जब दो मोमेंट रहते हैं तो वो केस में MUX कौन सा और MUY कौन सा है, ये हमें देखना होता है। तो गिवन डेटा को सबसे पहले हमने लिख लिया, बी लिख लिया है 300 mm, डी 600 mm, FCK 20 MPa, FY 415 MPa, PU 1400 किलो न्यूटन और उसके बाद में MUX है 280 किलो न्यूटन मीटर। सो अगर ये गिवन डेटा लेने के बाद में, सो हमें ये तो हो गया। अभी हमने देखा हुआ है कि अगर हमें ये चार्ट में जाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये रेशो कितना है, ये रेशो कितना है। तो ये दो रेशो, पहला रेशो और ये सेकंड रेशो, ये दोनों रेशो के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमें कौन सा चार्ट और किस तरीके का चार्ट हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले में वो देखना होता है, उसके बाद में हम ये रेशो डिसाइड करते हैं। सो अभी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि D' रेशो है, ठीक है। तो अभी ये D' रेशो, अगर ये रेशो है, यहाँ पे कवर दिया नहीं है या फिर D' कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट। कवर जो है, कवर हम अज्यूम कर सकते हैं। तो कवर हमने कितना अज्यूम किया है, D' कितना अज्यूम किया है, तो 60 mm। ओके, D' हमने कितना अज्यूम किया है, 60 mm, 60 mm अगर हमने D' को अज्यूम किया है, तो मतलब ये D' रेशो जो रहेगा, जिसके ऊपर में हमें चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये ग्रेड ऑफ स्टील चाहिए और उसके बाद में ये D' रेशो चाहिए। तो D' रेशो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर हम सपोज अगर 50 डिवाइडेड बाय 600 अगर हम करते हैं, तो वो केस में ये 0.1 नहीं आएगा, या जीरो। हमारे पास में पता है कि जो चार्ट रहता है, तो चार्ट में हम कोई भी चार्ट जब भी देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये D' 0.1, उसके बाद में ये D' जीरो, यहाँ पे पहले शुरू में 0.05 था, तो ये 0.05 के इंटरवल में ये बढ़ता है। तो 0.05, 0.1, 0.15। तो अगर हमारे पास में डायरेक्टली एक उस तरह से चार्ट अगर हम मिलता है, तो इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वो चीज करने की जरूरत नहीं है। तो चार्ट नंबर हमने अभी इसके पहले में काफी सारे चार्ट देखे कल के इसमें, लेकिन अभी अगर हम डिसाइड करते हैं कि D' रेशो और ये Fy हमारे पास में पता है, ये जो है Fe415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहले के जो पार्ट्स चार्ट्स है वो है, अगर हम दो साइड पे ही अगर हम रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं, लेकिन अगर फोर्थ साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो केस में हमें ये चार्ट नंबर 44, ठीक है, चार्ट नंबर 44। जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है या जिन्होंने इवन रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखा है, तो उनके लिए फिर से बता देता हूँ। ये जो चार्ट्स हम देख रहे हैं वो है SP16। SP16 अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आज मैं ये SP16 और ये IS456 का कॉपी मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर में अपलोड करने वाला हूँ। तो
मतलब आपको इवन देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। सो डायरेक्टली सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट हमें रेफर करना है। तो उसकी वजह से ही मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ चार्ट कौन सा लेना है उसके लिए मैंने बताया है कि किस तरह से हमें चार्ट डिसाइड करना होता है। तो रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 4 साइड्स, और उसके बाद में ये एफ वाई और डिवाइड बाय डी, ठीक है। ये 1 2 3 मेजर पैरामीटर्स है, और ये कॉम्प्रेशन विद बेंडिंग 1 2 3 एंड 4, ये 4 अलग-अलग इसके ऊपर में हमें पता चलेगा कि कौन सा चार्ट हमें डिसाइड करना है। ये चार्ट एक बार का डिसाइड हो गया तब जाके ही हम आगे चल के जो भी कुछ कैलकुलेशंस है या जो भी कुछ हमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, कितना नंबर ऑफ बार या कितने डायमीटर का बार हमें वहां पे कॉलम में हमें देना है, तो उसके लिए ये चार्ट जरूरी रहता है। अगर हम SP16 का यूज करते हैं तो SP16 में डायरेक्टली ये चार्ट दिया है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है PU डिवाइडेड बाय FCKBD, ठीक है, ये पहला पार्ट है। सो PU हमें पता है दैट इज 1400 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में FCK कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm², सो 20। B कितना है, तो B हमने लिया हुआ है 300 mm, और कैपिटल D है 600 mm। तो इस तरह से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये रेशो ध्यान में रखिएगा कि ये रेशो कुछ तो भी 0 पॉइंट के रेंज में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। ओके, यस। सो अर्पणाचा क्वेश्चन आहे की इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड ऑन 2 साइड्स की इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड ऑन 4 साइड्स, हे कसं डिसाइड करायचं? तर देखिए कि अगर ये टोटली हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है कुछ भी, यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें दिया है क्या कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स रखना है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड्स। ऐसा अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप आइदर ये 2 साइड का भी चार्ट दे सकते हैं या फिर 4 साइड वाला भी चार्ट दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन विल डू। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें वो चार्ट अगर डिसाइड करना है और उसके ऊपर से सबसे पहले में हम लोग ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स हम कैलकुलेट करते हैं, और कितना रेनफोर्समेंट आता है वो हम देखते हैं। लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड्स देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स, ये चार्ट नंबर 44 हमने डिसाइड किया था। यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है, ये चारों साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, स्टील तो उतना ही लगता है लेकिन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बार्स कहाँ पे होने चाहिए वो डिपेंड करता है। तो ये चार्ट नंबर 44 अगर हमें नहीं देखना है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड जो कि इसके पहले में आता है, तो वो भी ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि FY415, ठीक है, FY इज 415, ठीक है, तो ये चार्ट है। सो ये देखिए FY इज 415, और यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर एनफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड्स, सिर्फ ये 2 साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले में ऑल 4 साइड्स पे था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। तो यहाँ पे अभी इस चार्ट नंबर 32 जो है अलग चार्ट है ये, ठीक है। FY415 डिवाइड बाय D 0.1, और यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 2 साइड्स, ये लिखा हुआ है। रेक्टेंगुलर तो सेक्शन है ही, कॉम्प्रेशन विद बेंडिंग भी है, लेकिन अगर हमें 2 साइड्स के लिए देखना है तो चार्ट नंबर 32 को रेफर करना होगा। अगर हमें सिर्फ दोनों साइड में अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का अगर करना है तो अगर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड्स या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स, इस तरह का
अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये टोटली हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि ये चार्ट नंबर 32 रेफर करे या चार्ट नंबर 44, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, बट मोस्टली मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड अगर रखते हैं तो वो केस में जो रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि अगर चारों साइड पे है तो यस डेफिनेटली एज कंपेयर टू टू साइड, चारों साइड पे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे प्रॉपर रेनफोर्समेंट कहा जाता है और सेफ रेनफोर्समेंट उसे कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनसेफ है, लेकिन एज कंपेयर टू टू साइड्स, फोर साइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम दे सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू साइड्स हम दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम we'll go ahead with the four sides. So I hope अर्पण आकर त्याचा क्वेश्चन रिझॉल्व्ह झाला असेल. सो पीयू डिवाइडेड बाय एफसी के बीडी, ठीक है. लक्षात घ्यायचं, ध्यान में देना है कि ये जो रेशो रहेगा, ये रेशो हमेशा ही 0 पॉइंट के रेंज में रहेगा. अगर ये 0 पॉइंट नहीं आया तो ध्यान में रखिए यहाँ पे आपने कुछ तो भी गलती कर लिया, या गलती होने के चांसेस सिर्फ यहाँ पे है. अगर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करते या भूल जाते हैं या किसी और से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली ये रेशो चेंज हो जाएगा. इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ ओनली 0 पॉइंट. ये अगर आ गया तो चलो आपको कुछ किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपका रेशो है वो प्रॉपर है, क्योंकि इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ट लेना है और किस तरह का रेनफोर्समेंट परसेंटेज हमारा आने वाला है, ठीक है. तो पीयू डिवाइड बाय एफसी के बीडी, इसका रेशो आ गया 0.389. उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है एमयू डिवाइडेड बाय एफसी के बीडी स्क्वायर. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चार्ट में ये पहला पैरामीटर और ये सेकंड पैरामीटर है. अब जहां पे एमयू जो है वो दिया है ऑलरेडी प्रॉब्लम में 280 किलो न्यूटन मीटर. अगर हमें इसे न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करते हैं हम, तो ये आता है 10⁻⁶. so 280 multiplied by 10⁻⁶. FCK is 20, B की वैल्यू है 300 और D स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान में रखिए 600 स्क्वायर है ये. तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका भी जो रेशो आता है वो 0 पॉइंट के रेंज में ही आएगा. समथिंग इन टर्म्स ऑफ 0 पॉइंट. तो यहाँ पे हमारे पास में रेशो आ गया है 0.389 और ये 0.13. थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं इसमें. 0.389 एकदम से जब हम चार्ट पे जाएंगे तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि 0.389 कहाँ पे है. इधर 0.35 लेते हैं या तो फिर 0.4. उसी तरह से एमयू जो है, एमयू का जो रेशो है वो है 0.13. सो वी कैन टेक इट 0.1 और 0.15 इन बिटवीन दैट. और इसको अगर हम इंटरपोलेट करना चाहते हैं तो इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल सकती है चार्ट के ऊपर से. सो ये पीयू है 0.389 और ये है 0.13. तो 0.389 और 0.13 ये अभी हमारा चार्ट नंबर, वी आर ऑन चार्ट नंबर 44. ओके, सो ये है चार्ट नंबर 44 जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग दी फोर साइड्स. तो यहाँ पे देखिए अभी ये पीयू डिवाइडेड बाय एफसी के इनटू बीडी ये है 0.389. यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 0.389 ढूंढना काफी मुश्किल है. ये पहला लाइन हो गया 0.3, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन. मतलब ये क्या हो गया 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38 और ये 0.4, राइट. तो यहाँ पे 0.389 ढूंढना काफी मुश्किल है. उसी तरह से ये 0.1 देखिए अभी यहाँ पे तो हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, मतलब ये 0.15 हो गया ये. तो हमारे पास में 0.13 है, तो 0.13 के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरी लाइन देख सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है 0.389 देखना. 0.3
389 मतलब 38 और इन दोनों के बीच में से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में, और उसके बाद में 0.13 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये जो अभी ये वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और देख सकते हैं कि कौन से चार्ट में सॉरी कौन से कर्व पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली ये देखिए 0.16 का ये जो कर्व है ये है P डिवाइडेड बाय FCK। ये कौन सा कर्व है? P डिवाइडेड बाय FCK। तो P डिवाइडेड बाय FCK कितना होना चाहिए? तो ये 0.16 और थोड़ा सा बाहर में है 0.16 और उसके बाद में ये है लगभग सॉरी ये 0.10 है और उसके बाद में ये 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, राइट। तो 0.10 और 12 के बीच में थोड़ा सा, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो P डिवाइडेड बाय FCK, ये इसकी जो वैल्यू एज पर दिस कर्व कितना है? 0.11। तो 0.11 ये अगर हमारे पास में इसका वैल्यू मिल गया तो हो गया हमारा P, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील। ये तो कैलकुलेट यहीं पे हो जाता है क्योंकि FCK हमें पता है, FCK से 0.11 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील हमें मिल गया। और इस परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि AST जो हमें लगने वाला है वो AST कितना होना चाहिए। AST पता चल गया तो हम डायरेक्टली कितना डायमीटर का बार और कितने नंबर में होना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कि ये PU डिवाइडेड बाय FCK, इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 0.389। MU डिवाइड बाय FCK बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.13, राइट। तो 0.389 मतलब लगभग 0.39 है ये, मतलब 0.38 और 0.4 के बीच में। और ये 0.13 मतलब ये तीसरी लाइन रहेगी। अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि ये जो कर्व है ये देख लीजिए, चार्ट नंबर 44। ओके, चार्ट नंबर 44 है और हो सकता है अभी मतलब ये चार्ट नंबर 44 है, कभी हो सकता है कि आपको PU डिवाइड बाय FCK BD अगर आपके पास में है, P डिवाइड बाय FCK है, तो वो केस में क्या आप MU डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर के हिसाब से क्या आप मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो मोमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये पता है। और इसका कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे वर्टिकल लाइन खींच दो और जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका MU(x) डिवाइड बाय ये FCK BD स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ तो भी कर्व है, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये जहाँ पे मिलता है तो ये हो गया आपको MU डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर। अगर आपको FCK पता है, B और D भी पता है, तो मोमेंट कितना ले सकता है तो वो भी पता चल जाएगा। एनीवे, हमारे प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है कि यस, सो 0.389 मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये यहाँ से 0.38 और यहाँ पे बीच में से यहाँ से जा रहा है। ओके, और उसी तरह से ये 0.389 की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर, और फिर हमें ड्रॉ करना है 0.13। तो ये देखिए 0.1, 11, 12 और ये 0.13, राइट।
तो 0.13 ये देखिए यहाँ पे लगभग इधर पे हमारा 0.1112 और ये 13 ये हमारा लगभग इधर पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये देख लीजिए कि ये जो P डिवाइड बाय एफ सी के 0 है, 0.02 0.02 के रेंज में जा रहा है दोस्तों। 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.1, ठीक है, 0.10 और ये 0.12 इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय एफ सी के इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 0.11, so 0.11, 0.105 you can take, no problem. So ये P डिवाइडेड बाय एफ सी के इसके ऊपर से, ये चार्ट के ऊपर से हमें पता चल गया। So जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ये P डिवाइड बाय एफ सी के एज 0.11, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है P परसेंटेज। तो P रिक्वायर्ड 0.11 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के कितना है, तो एफ सी के यहाँ पे हमने लिया हुआ है 20, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो ये आता है लगभग 2.2 परसेंटेज है। ओके राइट, तो यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं है, इसका परसेंटेज है बेसिकली। फिर अगर हमें एएसटी कैलकुलेट करना है तो एएसटी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज जो पी है मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एरिया, या फिर बोल सकते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है, ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो पी डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2.2, ये 300 mm, बी की वैल्यू है 600 mm, डी की वैल्यू है और डिवाइड बाय 100, तो ये लगभग 3960 mm स्क्वायर इतना आ रहा है। 3960 mm स्क्वायर ये आ रहा है हमारा एएसटी रिक्वायर्ड। ओके, एएसटी रिक्वायर्ड कितना है 3960 mm स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर यहाँ तक किसको भी कुछ भी डाउट है या फिर से चार्ट समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार फिर से मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे एएसटी निकल गया तो हो गया, आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अभी अभी सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि कितना एरिया और नंबर ऑफ बार और डायमीटर ऑफ बार हमें देना होता है। तो किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे कॉलम में तो आप पूछ सकते हैं, आइदर इन द चैट बॉक्स या तो फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है सिर्फ बार डायमीटर और नंबर ऑफ डायमीटर्स का, वो हम अगले लेक्चर में लेते हैं।
जिनका अटेंडेंस मार्क हो चुका है वो मीटिंग लीव कर सकता है।